बीच में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गोल्ड स्पॉट की। कल की गिरावट के बाद आज सोने चांदी में रिकवरी देखने को मिल रही है। M6 पर सोना 45,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं चांदी में भी 65,000 के ऊपर ट्रेड इस वक्त खोला है। लेकिन डॉलर में ऊपरी स्तरों से दबाव भी है और ग्लोबल रिकवरी को लेकर चिंता से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। हालांकि तमाम सपोर्टिव फैक्टर्स के बावजूद सोना अपने दायरे को नहीं तोड़ पा रहा है। तो आखिर सोने में क्यों 45,000 के ऊपर लगातार रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ज्वेलरी डिमांड के ट्रेंड को भी समझेंगे। हमारे साथ ज्वेलर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद के प्रेसिडेंट जिगर सोनी है, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील कटके और मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता है और साथ ही CNBC टीवीटी में कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी है। गोल्ड अगर आप देखेंगे तो आधा % ऊपर जरूर है, 45,000 के ऊपर जाता जरूर है, लेकिन टिकने में काफी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले एक आउटलुक प्राइसेस पर ही ले लेते हैं, उसके बाद ज्वेलरी डिमांड पर भी व्यू लेंगे। जय, क्या सजेशन आपका रहेगा इन लेवल्स पर और क्या आउटलुक है? काफी समय से ये कंसोलिडेट कर रहा है, अब 44,000 45,000 के बीच में ऊपर निकलता जरूर है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है गोल्ड। अभी आगे के लिए ट्रिगर्स क्या देख रहे हैं और क्या आउटलुक है इन लेवल से प्राइसेस को लेकर? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। जैसा आपने सही बताया, घरेलू मार्केट्स में 45,000 एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। लेकिन आप डॉलर टर्म्स में देखें तो लो 1680 के बनाने के बाद ऑलमोस्ट 1745 तक हम लोगों ने ट्रेड होता हुआ देखा कॉमिक्स में प्राइसेस को। यहाँ पे मेजर फैक्टर रूपी प्ले कर रहा है। रूपी में एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन दिखा है लास्ट 2 वीक्स में। मुझे लगता है रूपी का ही एप्रिसिएशन जैसे ही थमता है, यहाँ पे प्राइसेस में फिर से बाउंस बैक देखने को मिलेगा। बाइंग रिकमेंडेशन है मेरी, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो पे कहा था कि आई थिंक 45,000 एक बहुत अच्छा लेवल है इवन इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यूएस से, जैसे पोवेल का बयान था कि यहाँ पे यूएस इकोनॉमी अच्छे पेस पे रिकवर कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे मजबूती देखी जा रही है। उसके कारण थोड़ा सा प्रेशर है, बट ब्रॉडली आप देखें तो फिस्कल डेफिसिट डॉलर का, जिसके कारण डॉलर में वीकनेस आएगा, ये सब फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे गोल्ड की चमक है उसको बरकरार रखेंगे। तो आई थिंक वेरी गुड लेवल टू एंटर, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। रूपी का यहाँ पे 72.5 के नीचे सस्टेन करना थोड़ा सा टफ है। मुझे लगता है रूपी में आगे चल के वीकनेस दिखेगा, जिसका एक डायरेक्ट बेनिफिट गोल्ड प्राइसेस को मिलेगा। खरीदारी की राय यहाँ पर जारी है सोने और चांदी दोनों में, और आज यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार भी आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने हल्का सा रिस्क एवर्जन आता हुआ देखा है। बाकी एसेट क्लासेस में आज गिरावट है, मेटल्स में भी हल्की सी मुनाफा वसूली है, लेकिन सोने चांदी में आज हल्की सी चमक देखने को मिली है। सुनील, आप कैसे देखते हैं सोने और चांदी दोनों को ही, और एक नियर टर्म में आपके हिसाब से यहाँ पर क्या रेंज रह सकती है? जी मनीषा जी, मुझे लगता है फेड की तरफ से जैसे एक रिकमेंडेशन आया कि जॉब रिकवरी, मतलब जो जॉबलेसनेस है वहां पे 9.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना एक चैलेंज है, तो इट्स अ लॉन्ग वे टू रिकवरी, ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। और अदर साइड में हम देखते हैं तो ट्रेजरी यील्ड्स में थोड़ी करेक्शन हमको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस में हमें सपोर्ट मिल रहा है। और उसके अलावा मेरे ख्याल से यूरोप फ्रंट पे कोविड केसेस जैसे बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट जर्मनी में जो लॉकडाउन की स्थिति है, तो उसके चलते भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सेफ हेवन अपील बना हुआ है। डाउन साइड में मुझे लगता है कि $1,700 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाएगा गोल्ड, और फिजिकल डिमांड में भी रिकवरी है। इवन इंडिया में नेक्स्ट ईयर तक 30 से 35% फिजिकल डिमांड में इजाफा होगा, ऐसा अंदेशा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज में एक अच्छी खासी एंट्री लेवल बनती है पोजिशनल बायर्स को। और ट्रेडिंग फ्रंट पे भी आज के लिए जो ट्रेडर्स हैं उनको भी मैं यही रेकमेंड करूंगा कि 44,800-850 के रेंज में बाई करें। 44,550 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 45,200 और 45,400 का टारगेट लेके चल सकते हैं। फिजिकल मार्केट्स में भी यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी बढ़ी है। जो भावों में गिरावट है उसका फायदा यहाँ पर फिजिकल बाजार ने अच्छे खासे तरीके से उठाया है, जो नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आते हुए नजर आए हैं। ज्वेलर एसोसिएशन अहमदाबाद के प्रेसिडेंट जिगर सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। जिगर नमस्कार। हम मुंबई दिल्ली से तो काफी हद तक यहाँ पर खबरें लेते रहते हैं कि फिजिकल बाजार वहां पर कैसे चल रहे हैं, लेकिन गुजरात में अहमदाबाद में किस तरह की खरीदारी फिलहाल है, क्योंकि जो लॉकडाउन है, जो नाइट कर्फ्यू है, वो यहाँ पर थोड़ा जल्दी लग जाता है। क्या लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, खरीद रहे हैं? यस, सोने के मामले में जो उन्होंने बताया ऐसा है कि जो दाम गिरा है, अभी जो दाम स्टेबल हुआ है, गिरने के बाद जो स्टेबल है, उसके बाद सोने की खरीदारी में काफी इजाफा हुआ है। जो मार्केट हमारा कम से कम बंद था पिछले 6 महीने में काफी ऊपर रुका हुआ है। नाइट कर्फ्यू में कोई इफेक्ट अभी ज्वेलरी की खरीदारी में कोई आ नहीं रही है।
शादी का माहौल बना हुआ है और गोल्ड इन्वेस्टमेंट लोगों का ट्रस्ट दिन प्रतिदिन काफी बढ़ रहा है। तो यही भाव रहा तो मेरे हिसाब से काफी बढ़ोतरी आने वाले सालों में या आने वाले साल हम देख सकते हैं। डेटा यहाँ पर मेटल फोकस की तरफ से, रॉयटर्स की तरफ से आया है, उसने अच्छा खासा इजाफा यहाँ पर एशियन ज्वेलरी मांग में दिखाया है। किस तरह के नंबर्स, आपने कहा कि इजाफा यहाँ पर आगे बरकरार रहेगा, पिछले 6 महीने यहाँ पर बेहतरीन रहे हैं, इस क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में किस लेवल के साथ आप काम कर रहे हैं बिकवाली के तहत, और जो ये फिर से रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन और टेस्टिंग की बातें आ रही हैं, क्या इसका असर फिर से खरीदारी पर पड़ने लगा है? मैडम, कोरोना के कारण एक चीज हमको बहुत ही अच्छी सीखने को मिली हुई है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, आज की तारीख में सारे रिसोर्सेज हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले क्या था कि ट्रैवलिंग के अंदर हम लोग जैसे ऑफिस जाते थे या मैन्युअली लोग काम करते थे, आज लॉजिस्टिक्स ने इतना अच्छा काम इजी कर दिया है कि ये कोरोना के अंदर काफी लोगों का माल स्मूथिंग हो गया है मूवमेंट करने के लिए, चाहे कस्टमर का हो या व्यापारी का हो। तो ऐसे काफी रिसोर्सेज है, ये व्हाट्सएप के माध्यम से, वर्चुअल के माध्यम से भी एक्स्ट्रा सारे होने लगे हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में यही चीज सब आगे बढ़ने वाली है और इसी माध्यम के द्वारा जो भी जैसे 100 रुपए का व्यापार होता है, ये 100 रुपए का व्यापार है तो 130, 140 बिजनेस 6 मंथ आइडल भी देख सकता हूँ उसको बढ़ने के लिए। जी चलिए, शुक्रिया जिगर बताने के लिए कि इन लेवल्स के आसपास डिमांड तो काफी स्ट्रांग आ रही है, जो प्राइसेस कंसोलिडेट कर रहे हैं इन लेवल्स पर। लेकिन चलिए अब गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे और फोकस करेंगे क्रूड और बेस मेटल पैक पर। और सबसे पहले क्विकली एक आउटलुक ले लेते हैं क्रूड पर, जहां पर हमने पिछले हफ्ते मुनाफ वसूली हावी होते हुए देखी और इस हफ्ते भी जो प्राइसेस हैं वो दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेंट के प्राइसेस भी $61 के नीचे कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कल की गिरावट के बाद, कल तो 4% के आसपास की वीकनेस हमने देखी थी, आज प्राइसेस एक दायरे में ट्रेड हो रहे हैं। क्या व्यू आपका रहेगा क्रूड पर जय? इन स्तरों से और भी नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, और क्या सजेस्ट आप कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को इन लेवल्स पर? देखिए दीपाली, थोड़ा सा यहाँ पे डिमांड कंसर्न्स हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म में, और जिस हिसाब से यहाँ पे रुपए में भी मजबूती है उसके कारण एक दोहरा इम्पैक्ट दिख रहा है प्राइसेस पे। ये करंट करेक्शन है, मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे ओपेक की तरफ से जिस हिसाब से प्रोडक्शन कट की संभावना आगे भी लग रही है, और दूसरी तरफ से ये जो टेम्पररी एक कोरोना का सेकेंड वेव का एक फेज है जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर है प्राइसेस पे। मुझे लगता है 4180 से 4200 के आसपास बाई करके चलना चाहिए। क्रूशल ट्रिगर यहाँ पे रहेगा WTI क्रूड, अगर वो 60 के नीचे सस्टेन करता है तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट बढ़ सकती है, बट जिसके चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक 4180 से 4200 का लेवल अच्छा लेवल है यहाँ पे फिर से फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाने के लिए। 4100 का थोड़ा सा मीडियम आउटलुक है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में मुझे 4500 तक का लेवल नजर आ रहा है इन नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। कच्चे तेल में ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेटल्स पर भी एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पिछले हफ्ते की गिरावट और कल की मंदी के बाद हल्की सी खरीदारी यहां पर लौटते हुए नजर आई है। लेकिन सुनील, चाइना के डेटा अच्छे हैं जरूर, लेकिन जिस तरह से यूएस और चाइना में बायलैटरल ट्रेड कहीं नहीं पहुंचा, और जिस तरह से सैंक्शंस हमने यहां पर चाइनीज ऑफिशियल्स पे आते हुए देखे हैं, बाजार ने उसकी तरफ से एक नेगेटिव व्यू लिया है, और ऑफकोर्स जिस तरह की स्ट्रेंथ यूएस डॉलर में है उसका भी असर है। जी, मुझे लगता है बेस मेटल पैक ऑलमोस्ट डेकेड हाई लेवल तक पहुंच चुका था, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है ड्यू थी, और अभी फिर से कोविड का सेकेंड वेव के तौर पे हमें यूरोपियन फ्रंट पे लॉकडाउन वगैरह नजर आ रहे हैं। इवन चाइनीज गवर्नमेंट फ्रंट पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है डिमांड फोरकास्ट में, और इवन हाउसिंग सेल्स डेटा कल हमने देखा यूएस का खराब आया, तो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है बना हुआ है बेस मेटल पैक पे। हालांकि बहुत ज्यादा नीचे हम एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियर टर्म या मीडियम टर्म फोकस बेस मेटल के लिए फिर से पॉजिटिव हो सकता है। जैसे फेड में बताया गया कि यूएस का ग्रोथ जो है जो 4 डेकेड्स थे उससे बेहतर पेस पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाले समय में। इसका मतलब बेस मेटल का डिमांड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रहेगा, बट शॉर्ट टर्म करेक्शन मुझे लगता है कि अभी भी हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से डॉलर मजबूत हो रहा है, मुझे लगता है डॉलर डिनोमिनेटेड सारे ही कमोडिटीज पे एक प्रेशर बढ़ेगा, और जो फ्रेश जर्मनी में लॉकडाउन आए हैं उससे भी जो डिमांड कंसर्न है वो आएंगे। तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी एक शॉर्ट टर्म में लेके चल सकते हैं। कॉपर मुझे लगता है 660 के रेंज तक का टारगेट करके इंटरडे में बेचा जा सकता है, अभी 666 667 के रेंज में चल रहा है, तो एक बार 660 का टारगेट मुझे लगता है कि आज के ट्रेड में देखने को मिल सकता है।
ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटेंगे तो एग्री कमोडिटीज पर फोकस करेंगे और साथ ही खास फोकस रहेगा शुगर पर भी। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद और बातचीत करेंगे। आपका स्वागत है। और चीनी में यहाँ पर काफी सारी खबरें आ रही हैं। एक तो देश में उत्पादन में बढ़त के साथ ही एक्सपोर्ट्स में भी यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और अब तक देश से करीब 43 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अब यह माना जा रहा है कि 2.5 से 3 मिलियन टन का अभी भी यहाँ पर डेफिसिट है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खबर यह है कि देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन के बावजूद महाराष्ट्र में इस साल अपने कोटे से बहुत कम चीनी यहाँ पर बिकी है, जिससे मिलों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके ऊपर और जानकारी के लिए बात करते हैं इस्मा के डीजी अविनाश वर्मा से। अविनाश नमस्कार। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट की यहाँ पर बात करेंगे, जहां पर पिछली बार भी आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था कि मांग यहाँ पर काफी कम है। मिलों की क्या सिचुएशन है? अपने कोटा से कम चीनी वो बेच पाए हैं, ऐसा काफी खबरों में बताया जा रहा है। आपके पास क्या नंबर्स हैं? जी मनीषा, आप सही बता रहे हैं कि जो हमको कोटा मिल रहा है हर महीने पिछले 2-3 महीने से, उसमें हम लोग उतना नहीं बेच पा रहे हैं और इसीलिए भारत सरकार से हर बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कोटा थोड़ा कम ही दें ताकि मार्केट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि डिमांड अब तक क्यों नहीं रिकवर किया है, बट लेट अस एक्सपेक्ट कि अब चूंकि समर मंथ्स आ रहे हैं तो समर डिमांड आने से हमारी बिक्री अब बढ़नी चाहिए। किस तरह की डिमांड की उम्मीद अभी आप अभिषेक यहाँ पर अविनाश कर रहे हैं? इस साल में अब तक जो डिमांड है उसमें कितनी कमी देखते हैं? अगर मैं अक्टूबर से लेके फरवरी एंड तक का मैं अगर लूँ कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर पिछले साल के कंपैरिजन में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर विथ लास्ट ईयर वो फर्स्ट 3 मंथ्स का ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हमारा डिमांड था एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ओके। तो जनवरी फरवरी जो हमारी जो बिक्री हुई है करीब 3 से 4 लाख टन पिछले साल के कंपैरिजन में कम रही है। और अविनाश, जैसे आपने कहा कि कोटा सरकार से यहाँ पर कम देने की यहाँ पर सिफारिश की जा रही है, कुछ परसेंटेज है यहाँ पर कि कितना कोटा कम यहाँ पर मिले बेच पाई है? मैं पिछले 2-3 महीने से हम लोगों ने कंटिन्यूसली भारत सरकार को ये बताया कि हमारी बिक्री कम हो रही है और इसीलिए आप देखे होंगे कि कोटा भी जो भारत सरकार ने दिया पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम दिया है। और जैसा मैंने बताया जनवरी फरवरी का केवल हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर लें तो 3-4 लाख टन पिछले साल से हम कम बेच पाए हैं। पॉइंट टेकन अविनाश, थैंक यू सो मच आपका समय निकालने के लिए। तो ये व्यू ऑफ कोर्स इस्मा की तरफ से आता हुआ कि जनवरी फरवरी में यहाँ पर 3-4 लाख टन से डिमांड यहाँ पर ट्रेल करी है, कोटा सरकार की तरफ से ज्यादा है, जिसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किए गए हैं। कोटा यहाँ पर कम भी हुआ है लेकिन मांग अभी तक यहाँ पर कैचअप नहीं करी है, तो वो कुछ दिक्कतें यहाँ पर भारतीय बाजारों में बनती हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आगे लेकर आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस।